ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग फिफ्थ लेक्चर लेने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के का। सो लेक्चर नंबर 5 है ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का। ओके, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो 4 लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमने बेसिक्स पढ़े हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के, फिर हमने CRD को पढ़ा है, फिर RCBD को पढ़ा है, फिर हमने ये पढ़ा है पोस्ट हॉक टेस्ट को पढ़ा है। हमने ये भी जाना कि पोस्ट हॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। हम लोग कोशिश करेंगे ये जानने की कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन क्या होता है, LSD, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, पहले हम लोग ये समझते हैं कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। बेसिकली क्या ज़रूरत है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन को पढ़ने की या समझने की, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन को डेवलप किया गया। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था CRD में कोई लोकल कंट्रोल रिक्वायर्ड, इसमें कोई लोकल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हेट्रोजेनिटी नहीं होता था। ठीक है, फील्ड में हेट्रोजेनिटी नहीं होती थी, यानी कि हम लोग पॉट एक्सपेरिमेंट लगाते थे। फिर जब हम लोगों ने पॉट एक्सपेरिमेंट से जब एक्सपेरिमेंट को फील्ड में लगाया तो हमें क्या वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, वहाँ पर हमें फील्ड में फर्टिलिटी ग्रेडियंट आने लगे। मतलब जब हम लोग CRD के बाद RCBD में एक्सपेरिमेंट को लगाना स्टार्ट किया तो यहाँ फर्टिलिटी ग्रेडियंट आने लगे। तो RCBD में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक फील्ड है, प्लॉट है, तो प्लॉट में अगर एक डायरेक्शन ऑफ फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, जैसे लो टू हाई, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें ब्लॉकिंग करते थे। यही करते थे, ब्लॉकिंग करके हम लोग इस फर्टिलिटी ग्रेडियंट को, जो ये हेट्रोजीनियस प्लॉट था, उसको होमोजीनियस ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते थे। यही करते थे। इससे क्या होता था कि अमंग जो ये ब्लॉक है ये होमोजीनियस हो जाता था, कम से कम ब्लॉक के बीच में हेट्रोजेनिटी नहीं होती थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन ये तो इसमें मतलब आप ऐसे देख लो कि 0 वे रिस्ट्रिक्टेड था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, और इसमें 1 वे रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर फील्ड 2 वे रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये फील्ड है, इस फील्ड में इस डायरेक्शन में फर्टिलिटी ग्रेडियंट हो और इस डायरेक्शन में फर्टिलिटी ग्रेडियंट हो। अब आप हमें बताओ इसको क्या कहेंगे। इसमें इस डायरेक्शन में भी रेस्ट्रिक्शन है और इस डायरेक्शन में भी रेस्ट्रिक्शन है, तो इसको हम कहेंगे 2 वे रिस्ट्रिक्टेड ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 वे रेस्ट्रिक्टेड। ओके, अब क्या होता था कि RCBD में 1 वे रेस्ट्रिक्टेड होता था, तो हम जिस डायरेक्शन में फर्टिलिटी ग्रेडियंट है उसके परपेंडिकुलर हम लोग ब्लॉकिंग कर देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 वे रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसमें भी हम लोग उसके परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग करेंगे। तो मान लो इस डायरेक्शन में फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, तो इसके परपेंडिकुलर हम लोग ब्लॉकिंग करेंगे। सिमिलरली इस डायरेक्शन में अगर हमारे पास फर्टिलिटी ग्रेडियंट है तो इसके परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग करेंगे। ठीक है, तो जो अगर मान लो फील्ड 2 वे रेस्ट्रिक्टेड होता है तो इसी कंडीशन को
इसी कंडीशन में हम लोग लैटिन स्क्वायर डिजाइन लगाते हैं। समझे? मतलब फील्ड, इफ फील्ड वन वे रेस्ट्रिक्टेड, तो हम लोग आरसीबी लगाते थे। इफ फील्ड जीरो वे रेस्ट्रिक्टेड, तो सीआरडी लगाते थे। अगर फील्ड, इफ फील्ड टू वे रेस्ट्रिक्टेड, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? लैटिन स्क्वायर डिजाइन। यही है बस, लैटिन स्क्वायर डिजाइन का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर फील्ड में दो डायरेक्शन में फर्टिलिटी ग्रेडियंट हो तो उसको दोनों डायरेक्शन से हमें इसको ब्लॉकिंग करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग लैटिन स्क्वायर डिजाइन कहते हैं। उसी कंडीशन में हम लोग लैटिन स्क्वायर डिजाइन लगाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में अगर दोनों डायरेक्शन में फर्टिलिटी ग्रेडियंट है तो उसमें आरसीबीटी काम नहीं करेगा, क्योंकि आरसीबीटी वहीं पर काम करता है जहाँ वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में फर्टिलिटी ग्रेडियंट हो, उसके परपेंडिकुलर हम लोग ब्लॉकिंग करके हेटेरोजेनियस प्लॉट को होमोजेनियस प्लॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर बोथ डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में अगर फर्टिलिटी ग्रेडियंट हो तो उस समय हम लोग एलएसडी डिजाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है, सवाल है, बहुत जेन्युइन सवाल है ये। वाई वी यूज एलएसडी डिजाइन, वाई वी नीड एलएसडी डिजाइन, सिंपली ऐसे बोलो। तो इसका जवाब ये, सिंपल जवाब ये है, व्हेन फील्ड इज टू वे रेस्ट्रिक्टेड मीन्स fertility gradient present in two direction. In this condition we can't use CRD and RCBD. We need to do blocking in both direction. That's why we use LSD डिजाइन। ठीक है, ऐसे कर सकते हो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन सच कंडीशन वी यूज एलएसडी डिजाइन। In such condition, LSD design is used. ओके, समझ में आया? सिंपल साधारण भाषा में मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि थोड़ा लेआउट को हम लोग देखते हैं, लेआउट पार्ट को। एक्चुअली लेआउट कैसा होता है डिजाइन का, लेआउट हम इसी में पहले सीआरडी का देखते हैं। सीआरडी का लेआउट कैसा होता है? ठीक है, मान लो आपके पास कंडीशन है रेप्लिकेशन ट्रीटमेंट, आपके पास है 4, ठीक है, T1, T2, T3, T4, और इसका रेप्लिकेशन 2 है, इसका रेप्लिकेशन 3 है, इसका रेप्लिकेशन 1 है, इसका रेप्लिकेशन
2 है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि इसका लेआउट बनाओ, डिजाइन लेआउट, कैसे करोगे इसका लेआउट को डिजाइन? तो सिंपली आप क्या करोगे, सीआरडी में कैसे करते हैं लेआउट डिजाइन, मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं, एक प्लॉट है आपके पास, मान लो ऐसा प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है। क्योंकि ऑब्वियस है प्लॉट होता नहीं, प्लॉट एक्सपेरिमेंट होता तो कुछ नहीं, सिंपली आप पॉट्स में लगा दो। लेकिन अगर प्लॉट है, होमोजेनियस प्लॉट है, तो उसको कैसे करेंगे? टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट कितने हुए? 2 1 3 3 2 3 2 सॉरी 3 3 6 6 2 8 8। इसको हम 8 डिफरेंट पार्ट में बांट लो। जैसे खैर कितना हुआ? 9 हो गए, लेकिन कोई नहीं, एक को छोड़ देंगे, कोई नहीं। अपने पास कितने हैं? T1 T2 T3 T4। अब अपने पास ऐसे इसको हम लोग इसमें ट्रीटमेंट को लोकेशन करेंगे ताकि वो रैंडम हो, ठीक है, कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ना हो, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर T1 को डाला, और फिर हमने यहाँ T1 को डाला, फिर हम यहाँ T3 को डाल दिए, यहाँ पर T2 को डाल दिए, यहाँ पर T2 को डाल दिए, ठीक है, यहाँ पर T4 को डाल दिए, और यहाँ पे T4 को डाल दिए। इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ T4 को डाल दिए और एक यहाँ T2 को डाल दिए। तो देख लो आप, T2 के तीन रेप्लिकेशन हो गए, 1 2 3, T3 के 1 हो गए, T4 के 2 हो गए, और T1 के 2 हो गए। तो सारे रेप्लिकेशन यहाँ पर हो गए, और रेंडमाइजेशन रेप्लिकेशन भी हो गया, रेंडमाइजेशन भी हो गया, और एक प्लॉट खाली रह जाएगा क्योंकि इसमें 9 है 8 ही है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो सिंपल है। तो सीआरडी का लेआउट बनाना बहुत आसान है। सिंपली आपके पास जितने ट्रीटमेंट उसको रैंडमली एलोकेट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैं, इसमें 8 एक्सपेरिमेंटल यूनिट में उसको रैंडमली एलोकेट करना है। ऐसा नहीं है कि T1 के बगल में T1 ही आ जाए या T2 के बगल में T2 आ जाए, ऐसा नहीं। तो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं जब ये लेक्चर सारे खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि लेआउट, मान लो आपके पास ट्रीटमेंट है, उसके बाद रेप्लिकेशन है अपने पास, तो उसको हम लेआउट कैसे बनाते हैं। तो क्या करता है ऐप या जो तो सॉफ्टवेयर, वो आपको एक प्रॉपर लेआउट बना के दे देगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा रैंडमाइजेशन वगैरह वो करके दे देता है। तो उसमें कोई सुने, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है, कैसे अगर सॉफ्टवेयर भी कैसे करता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। आइए कैसे करना है, होता है। अगर हाथ से करना हो, अपने खुद से मैनुअली करना हो, तो कैसे करना पड़ता है। तो ये हो गया दूसरा लेआउट। अगर देखें RCBD का कैसा होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है लिखे रहने दो, आप लोगों को मालूम ही है इसका फुल फॉर्म। अब RCBD का लेआउट कैसा होता है उसको देख लेते हैं, चलिए। मान लो आपके पास ये प्लॉट है, एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास मान लो 5 ट्रीटमेंट कितने हैं, 5 है, रेप्लिकेशन कितना है, 3 है, ठीक है। और ये प्लॉट है अपने पास, इसमें आपको ये ट्रायल कंडक्ट करना है। तो आप इसको कैसे करोगे? अगर ट्रायल कंडक्ट करना है, सबसे पहले देखो इसका फर्टिलिटी ग्रेडियंट क्या है। आपका मान लो फर्टिलिटी ग्रेडियंट ऐसे है, तो आप क्या करोगे इसको, जैसे मान लो रेप्लिकेशन 3 है, तो जानते हो RCBD में नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉकिंग। तो आप इसमें 3 ब्लॉक बना दोगे, 1 और 2 और 3 हो गया, और 3 ब्लॉक बना दोगे। अब क्या है कि ट्रीटमेंट है 5, तो हर एक ब्लॉक में हर एक ट्रीटमेंट होता है, तो आपको 5 ट्रीटमेंट के लिए ये प्लॉट्स ऐसे बनाने होंगे, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। ट्रीटमेंट कौन कौन सा है, जैसे मान लो ट्रीटमेंट है T1 T2 T3 T4 T5, ऐसे लिख लो, कोई ना। T1 T2 T3 T4 T5, ये 5 ट्रीटमेंट्स हैं। उसको एलोकेशन इसका कैसे करेंगे, इसमें उसका कुछ नहीं, ऐसे कर लो T1 T2 T3 T5 T4, ठीक है। यहाँ पर कर लो T4 T1 T3 T5 T2,
ठीक है, यहाँ पर कर दो T5 T3, सॉरी T3 यहाँ नहीं, यहाँ पे आप कर सकते हो T2 T1 T4 T3। ओके, अब आप इसमें देखो, इसमें रेंडमाइजेशन हो रखा है सारे ट्रीटमेंट T1 T2 T3 T4 T5, यानी कि एक ब्लॉक ही B1 है, B2 है, B3 है, इसको R1 R2 जो भी है ब्लॉक कर लो यार एप्लीकेशन, ये हर एक ब्लॉक में हर एक ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि T1 के बाद T2 या ऐसा करके, सारा रेंडमाइज्ड है। इसमें भी देखो रेंडमाइज है, और ऐसे ऐसे रेंडमाइज है कि T1 के सामने T1 नहीं आएगा, या कुछ मतलब आपको ऐसे रेंडमाइज करना है कि वो ऐसा ना हो कि मतलब कि वो सिमेट्रिकल हो जाए, या कि मतलब बायसनेस हो जाए। ठीक है, जैसे T1 के सामने T4 आया, यहाँ पर T5 आया, यहाँ T1 आया, यहाँ तो आपके पास रेंडमाइजेशन एलोकेशन करना है, लेकिन हाँ हर एक ब्लॉक में सारा ट्रीटमेंट होना चाहिए। आरसीबीडी में एक रूल है कि ये जो ब्लॉक है आपका B1 में पाँचों के पाँचों ट्रीटमेंट होने चाहिए, B2 में भी पाँचों के पाँचों ट्रीटमेंट होने चाहिए, B3 में भी पाँचों के पाँचों ट्रीटमेंट होने चाहिए, जितने ट्रीटमेंट हैं हर एक ब्लॉक में होने चाहिए। लेकिन उस ब्लॉक में ऐसे रेंडमाइजेशन हो करो कि बगल वाले ब्लॉक से वो मैच ना करे ट्रीटमेंट एक दूसरे से। तो ये एक तरीके से लेआउट बनाने का तरीका होता है। जब आप एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करोगे या जब आप ऑन फील्ड जब आप रिसर्च करोगे तो आपको ये लेआउट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, जब एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करोगे तो सोइंग से पहले। तो सोइंग से पहले ऐसे लेआउट बनाते हैं, फिर ये लेआउट को हम लोग इसी लेआउट के आधार पर जो T1 का मतलब ट्रीटमेंट फर्स्ट मतलब वैरायटी अगर फर्स्ट है तो उस वैरायटी फर्स्ट की सीट को यहाँ पर हम लोग शो करते हैं, फिर T3 की सीट को यहाँ शो करेंगे, T2 को सीट को यहाँ शो करेंगे, फिर T4 को, तो ऐसे क्यारी बना के हम लोग शो करते हैं। ठीक है, ये तरीका। फिर शो करने के बाद हर एक डाटा जो लेना होता है वो सारा डाटा लेते हैं उस हर एक ट्रीटमेंट का, और उसको फिर हम लोग इस मान लो ऐसे डाटा लिए, सारा डाटा लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सारा डाटा लेने के बाद कुछ नहीं, जैसे आप T1 T2 T3 T4 T5 लिख लो, R1 R2 R3, और यहाँ पर सारा डाटा आप ऐसे करके सजा दो। ठीक है, यही सजाने के बाद फिर हम लोग तो एनोवा करते थे, इसका याद है? तो ऐसे करना होता है, डाटा लिए फिर डाटा को ऐसे सजा दिए, और सजाने के बाद फिर अरेंज करने के बाद इसको फिर उसका एनोवा करते हैं, फिर एनोवा करने के बाद पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं, फिर फाइनल एनालिसिस करते हैं। तो यही एक तरीका है। चलिए अब हम बात करते हैं लैटिन स्क्वायर डिजाइन की। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिन स्क्वायर डिजाइन। जिसको हम लोग LSD भी कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, और यहीं पे हम इसका लेआउट भी समझ लेंगे, फिर इसका एनोवा करेंगे और फिर इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये 2 वे रेस्ट्रिक्टेड होता है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, ये 3 वे क्लासिफाइड होता है। मतलब आरसीबीडी क्या था, 2 वे क्लासिफाइड था, रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट। लेकिन लैटिन स्क्वायर डिजाइन होता है वो 3 वे क्लासिफाइड होता है। कौन कौन सा 3 वे, कैसे क्लासिफाइड होता है 3 वे? इसका जो डाटा का जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं वो करते हैं 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे। पहला क्राइटेरिया होता है ट्रीटमेंट। डाटा को जो अरेंज करते हैं वो 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे करते हैं। आरसीबीडी में हम लोग 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे करते थे, पहला था ट्रीटमेंट, दूसरा एप्लीकेशन। लेकिन सीआरडी में सिर्फ 1 क्राइटेरिया के बेसिस पे डाटा को अरेंज करते थे, वो था ट्रीटमेंट। लेकिन ये जो लैटिन स्क्वायर डिजाइन है इसमें हम अभी देखेंगे कि डाटा को 3 क्राइटेरिया पे हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। पहला ट्रीटमेंट, दूसरा है रो, और तीसरा है कॉलम। ठीक है, अभी सारा चीज़ आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ लेआउट ना, तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि रो क्या है, कॉलम क्या है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो लैटिन स्क्वायर डिजाइन होता है वो कैसा होता है, 2 वे रेस्ट्रिक्टेड होता है। यही बताया था ना, ये देखो कुछ ऐसा 2 वे रेस्ट्रिक्टेड।
कि इसका समझे मेरी बात। इसमें एक एक कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम मान लो फर्स्ट है, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, इसको कहेंगे रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड, यही है कॉलम। ठीक है, ये है कॉलम, ये है रो। ठीक है, कॉलम रो समझ में आ गया। ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर उसको ट्रीटमेंट कहेंगे, जो ट्रीटमेंट इसमें डालेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं 3x3 लैटिन स्क्वायर डिजाइन, 3x3 लैटिन स्क्वायर डिजाइन। ठीक, क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है ना कि ईच ट्रीटमेंट इन ईच रो एंड कॉलम कम्स एग्जैक्टली वंस, मतलब हर एक ट्रीटमेंट एक कॉलम में होगा और हर एक ट्रीटमेंट एक रो में होगा। मतलब ट्रीटमेंट जो है वो एक कॉलम और एक रो में होना ही चाहिए। मतलब हर एक ट्रीटमेंट एक कॉलम में और एक रो में ही आना चाहिए। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ईच ट्रीटमेंट इन ईच रो एंड कॉलम कम्स एग्जैक्टली वंस। ठीक है, मतलब समझो कि मान लो ये 3x3 का जो LSD है ना, इसमें 3 ही ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हो। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि हम लोग इस 3x3 LSD डिजाइन में कितने ट्रीटमेंट मैक्स यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं। जैसे T1 है, T1 T2 T3, तो यहाँ T1 डालोगे, यहाँ T1 डाले, यहाँ T1 डाले। ठीक है, यहाँ पे मान लो T2 डाल दिए, यहाँ T2 डाल दिए, यहाँ T2 डाल दिए, T3 T3 T3। अब इसमें देखो इस स्टेटमेंट को, जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है वो इस डिजाइन में फुलफिल हो रहा है। हर एक रो में और हर एक कॉलम में हर एक ट्रीटमेंट एक बार आ रहा है। T1 को देखो, T1 C1 में एक बार आ रहा है, C2 में एक बार आ रहा है, C3 में एक बार आ रहा है, R1 में एक बार आ रहा है, R2 में एक बार आ रहा है, R3 में एक बार आ रहा है। उसी तरह जो T2 है, T2 देखो, T2 को देखो कि C1 में T2 एक बार आ रहा है, C2 में T2 एक बार आ रहा है, C3 में T2 एक बार आ रहा है। R1 में T2 एक बार आ रहा है, R2 में T2 एक बार आ रहा है, R3 में T2 एक बार आ रहा है। तो यही है, इसी को कहते हैं LSD। मतलब कि LSD का एक प्रॉपर्टी होता है कि हर एक ट्रीटमेंट हर एक कॉलम में एक बार आएगा, हर एक रो में एक बार आएगा, एक ही बार आएगा वो, एक से अधिक बार नहीं आ सकता। लेकिन RCVD में ऐसा नहीं है। आप कहोगे ये तो यार RCVD में भी ऐसे डिफाइन, ऐसा नहीं है। हो सकता है RCVD में एक ही रो में एक से अधिक ट्रीटमेंट आ सकते हैं, लेकिन LSD में ऐसा नहीं होगा। समझे? तो जैसे मान लो ये 3x3 का LSD हो सकता है ये 4x4 का हो, 5x5 का। तो 4x4 में 4 ट्रीटमेंट ही यूज कर सकते हैं, 5x5 में 5 ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे मैक्स टू मैक्स हम लोग 12 ट्रीटमेंट ही यूज करते हैं LSD में, तो 12x12, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मैक्स टू मैक्स 12 ही करते हैं। अभी समझाते हैं आपको सारा चीज़। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हर एक रो में हर एक ट्रीटमेंट हर एक रो में एक बार आएगा, हर एक कॉलम में एक बार आएगा। सिंपली ये कहने का मतलब है। इसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये लैटिन स्क्वायर डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसी से देख लो, बताओ T2 कितने बार आ रहा है? 3 बार। T1 कितने बार आ रहा है? 3 बार। T3 कितने बार आ रहा है? 3 बार। कॉलम कितना है? 3। रो कितना है? 3। ट्रीटमेंट कितना है? 3। 3x3 का है तो सारा चीज़ 3 है। अगर 4x4 होता तो सारा चीज़ 4 होता। 5x5 का होता तो सारा चीज़ 5 होता। 6x6 का होता सारा चीज़ 6 होता। तो यही है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन में नंबर ऑफ ट्रीटमेंट बराबर होता है नंबर ऑफ रोज से।
नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बराबर होता है, सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का एक तरीका है, मतलब नोटेशन करने का एक तरीका है 3 into 3, मतलब 3 कॉलम होंगे 3 रो होंगे, समझिए। तो एक चीज़ और लिख लेते हैं, LSD डिजाइन नॉट सुटेबल फॉर मोर देन 12 ट्रीटमेंट। ठीक है, मोस्टली 12 से अधिक ट्रीटमेंट के लिए ये सूटेबल नहीं होता, उसका वजह भी मैं बताता हूँ। फिर रो और कॉलम के बीच में भी वेरिएशन आने शुरू हो जाते हैं। एक ही जैसे ये प्लॉट है ना, ये प्लॉट के बीच में भी वेरिएशन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि 12 से 12 ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ। 12 ट्रीटमेंट का मतलब 12 into 12, मतलब समझो कि 12 एक रो में 12 ट्रीटमेंट लगेंगे और एक कॉलम में 12 ट्रीटमेंट लगेंगे, तो समझो कितना बड़ा वो डिज़ाइन हो जाएगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, इससे बड़ा लगाना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, 144 प्लॉट हो जाएंगे ये। ठीक है, चलिए, ये कुल मिला के LSD था, लैटिन स्क्वायर डिजाइन। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग एनोवा मॉडल देखते हैं। LSD का जो एनोवा का जो मॉडल है वो कैसा होता है। फिर हम लोग एनोवा मॉडल के बाद हम लोग उसका मतलब देखेंगे कि उसका डाटा कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, डाटा अरेंज करते हैं कैसे, और फिर उस डाटा अरेंज करने के बाद हम लोग उसका एनोवा कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसका प्रॉपर, तो उसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन अभी सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि एनोवा कैसा इसको एनोवा कैसा इसका होता है और कैसे कैसे ये इसका एनोवा बनता है। ठीक है, एनोवा मॉडल आपको क्या लगता है कैसा होगा एनोवा मॉडल इसका। YIJ म्यू तो सब में होता है। इसमें वेरिएशन किसके किसकी वजह से हो सकता है, ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है, कॉलम की वजह से हो सकता है, कॉलम की वजह से हो सकता है, रो की वजह से हो सकता है, क्यों, और एरर की वजह से हो सकता है। समझे, तो यही है इसका मॉडल, ये है। चलिए, इसका एक एनोवा दिखता कैसे है तो जानते हो, एनोवा टेबल कैसा दिखता है इसका। तो हर एक एनोवा टेबल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन। फिर क्या लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर क्या लिखते हैं, SS MSS, फिर F वैल्यू, ये लिखते हैं। अब समझो कि सोर्स ऑफ वेरिएशन इसमें क्या क्या हो सकते हैं। अब बताओ, एक तो ट्रीटमेंट की वजह से वेरिएशन आ सकता है, फिर आ सकता है तुम्हारा रो की वजह से, फिर आ सकता है कॉलम की वजह से, फिर आ सकता है एरर की वजह से, ये आ सकता है, फिर टोटल। अब आपको होगा कि यार इसमें रेप्लिकेशन तो दिख ही नहीं रहा है। अरे मेरे भाई, जो कॉलम है वही तो रेप्लिकेशन है, तो वो सब उसी के अंदर हिडन ही है वो। ठीक है, तो आप या तो रो को रेप्लिकेशन मान लो या तो कॉलम को एक स्लैश करके रेप्लिकेशन मान लो, वही है। ठीक है, एक ही चीज़ को हम लोग 2 बार नहीं निकाल सकते। तो ट्रीटमेंट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो क्या आएगा आपको यार, ट्रीटमेंट का क्या आएगा, T-1 आएगा। रो का, अरे रो का भी T-1 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। कॉलम भी सारा चीज़ सेम है, सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम T-1 ही आएगा। अब टोटल क्या आएगा, टोटल कैसे, मान लो 5 into 5 का है तो 25 टोटल n आएगा ना। तो T ट्रीटमेंट है तो T into T, तो T स्क्वायर आएगा n, तो T स्क्वायर n है अब -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एरर क्या होता है, एरर के बारे में हम सब जानते हैं कि क्या करना होता है एरर निकालने के लिए, कि टोटल में से जितना है सबको माइनस कर दो तो एरर निकल जाएगा। तो अगर आप
इन सारे को माइनस करोगे तो उसके बाद आपको एरर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो ये आएगा T-1 मल्टीप्लाई बाय T-2। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपना ट्रीटमेंट रो कॉलम और एरर का, ठीक है। अब सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये तो कैलकुलेट हम लोग करते हैं डाटा से, एसएस तो डाटा से कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो फिर तो हमने आपको बता ही रखा कि मीन सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करते, सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते तो मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है। तो ये तो चलिए हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन को लेकर तो हम लोग उस समय समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमने आपको बता दिया कि LSD लैटिन स्क्वायर डिजाइन का जो एनोवा का कैसा दिखता है, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट, सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट, रो और कॉलम और एरर, तो ये हो सकते हैं। जनरली मैंने आपको बताया ना 3 वे क्लासिफाइड है, तो कौन कौन सा किस किस बेसिस पे डाटा क्लासीफाई कर रखा है हमने, ट्रीटमेंट, रो और कॉलम के बेसिस पे, तो वो तो होंगे और एरर तो रहता ही है, तो यही है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं कि LSD डिजाइन को कैसे, LSD डिजाइन का एनोवा कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है कि वेराइटल ट्रायल है एक राइस का, 5 वैरायटी है ABCDE। इसको हम लोगों ने LSD डिजाइन लगाया 5:5 का, यानी कि 5 रो होंगे, 5 कॉलम होंगे, 5 ट्रीटमेंट होंगे और 5 रेप्लिकेशन होगा। नेट प्लॉट का साइज 10x5 स्क्वायर मीटर्स है, ठीक है। अब देखिए ये अपने पास दे रखा है, तो ये इसमें देखो आप DAEPC, यानी कि हर एक, जैसे यहाँ देखो ऐसे मान सकते हो आप इसको कि C1 C2 C3 C4 C5 R1 R2 R3 R4 R5, यानी कि ये कॉलम है और ये रोज है, ठीक है। तो अपने पास कॉलम रोज दे रखे हैं, ये मान लो ये लेआउट है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये R1 रो का जो टोटल है वो ये है, R2 रो का टोटल ये है, R3 रो का टोटल ये है, 4 का ये, 5 का ये है, ठीक है। उसी तरह C1 का टोटल ये है, C2 का ये है, C3 का, C4 का, C5 का, ऐसे। और ये क्या है, इन सब का टोटल, ग्रांड टोटल कह लो जो भी। ये हमने ये कितने वे क्लासिफाइड है, अभी डाटा को हमने यहाँ पर तो कॉलम और रो, यानी कि 2 क्राइटेरिया पे क्लासिफाइड ये टेबल है, यानी कि एक क्राइटेरिया पे और क्लासिफाई करना है, वो है ट्रीटमेंट। समझो मेरी बात, LSD डिजाइन में हम लोग 3 क्राइटेरिया पे अपने डाटा को क्लासिफाई करते हैं। LSD डिजाइन में पहला क्राइटेरिया होता है कॉलम, दूसरा रो, तीसरा होता है ट्रीटमेंट। तो पहला जो कॉलम का क्राइटेरिया है वो तो कॉलम वेस्ट, तो हम लोगों ने इसमें डाटा को अरेंज कर रखा है, रो भी कर रखा है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कर रखा है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने नीचे एक डाटा को अरेंज किया ट्रीटमेंट वाइज, यानी कि A ट्रीटमेंट, B ट्रीटमेंट, C ट्रीटमेंट, D ट्रीटमेंट और E ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट वाइज डाटा को हम लोगों ने ऐसे अरेंज कर रखा है, ठीक है। ये देखो इसका जो टोटल है वो हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक है। चलिए अब ये जो है 844.2, ये क्या है, ये ग्रांड टोटल है, ठीक है। चलिए तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कि ये लैटिन स्क्वायर डिजाइन में लगा हुआ है, 5:5 में लगा हुआ है। अब कहोगे यार कॉलम रो ये डाटा को अरेंज कैसे नहीं करना होता है। इसमें कॉलम और रो जो हम लोगों ने लेआउट बना रखा था ना, तो उसी में जो कॉलम वाइज जो टोटल है, रो वाइज जो टोटल है, वो उन सबको हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है। वो सारी डाटा को हम लोगों ने यहाँ पर क्लासीफाई करके रख रखा है, और लास्ट में हम लोगों ने ट्रीटमेंट वाइज भी क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है, डाटा का। तो ये डाटा तो चलो लेआउट जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही डाटा यहाँ पर फर्स्ट टेबल में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड टेबल में आपको जैसे मान लो DAEBC जो भी है, तो इसमें जितने भी ट्रीटमेंट हैं T1 ट्रीटमेंट का, यानी कि ए का, जैसे यहाँ का ये है, यहाँ का ये है, यहाँ का ये है, यहाँ का ये है, यहाँ का ये, इन सबको अरेंज करके यहाँ लिखा हुआ है एक साथ, और उसका जो टोटल है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अरेंज कर रखा है। तो चलिए अब इसका एनोवा निकालते हैं, ठीक है। एनोवा निकालने के लिए आप सेम वही प्रोसीजर है जो CRD और RCBD में हम लोगों ने लगाया था, सारा चीज़ सेम ही है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या एनोवा के लिए, एनोवा जो भी है
ठीक है। एनोवा के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर इसका क्या फॉर्मूला होता है, जी टी का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो यही यहाँ पर भी यही फॉर्मूला है और इसको निकालते हैं कैसे। जी टी क्या है, यहाँ पर आप देखो डाटा में जी टी क्या है 844.2 और एन क्या है 5 है, तो 5/5 यानी कि 25 एन होगा। ठीक है, तो जी टी है 844.2 का होल स्क्वायर अपॉन 25 एन 25। तो एन निकालने का तो सिंपल तरीका हमने बता रखा है कि भाई टी स्क्वायर, ट्रीटमेंट कितना है 5, उसका स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि एन इंटू सॉरी टी इंटू टी कर लो, रो इंटू रो कर लो, कॉलम इंटू कॉलम कर लो, कुछ भी कर लो, सबसे सेम ही एन निकलेगा। ठीक है, इसको क्योंकि सारा ट्रीटमेंट रो कॉलम सब सेम ही होता है इसमें। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रो कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो एप्लीकेशन इक्वल टू नंबर ऑफ रो। ठीक है, चलिए अब करेक्शन फैक्टर निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो इसमें भी निकालेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टी एस एस इसका क्या निकालने का तरीका होता है, हम सब जानते हैं क्या निकालने का तरीका है। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पर, ये देखो, ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं इसका स्क्वायर करो और उसको जोड़ो। जितने भी इसमें भी जो भी है 25 ऑब्जर्वेशन है, 25 ऑब्जर्वेशन है, उस सबका स्क्वायर करो और जोड़ो। तो कैसे इसको करते हैं, 39 से लेकर 24 पॉइंट, जैसे यहाँ से लो, ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से ऐसे इसका जोड़ो, फिर इसका ऐसे 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 करते करते सारा करते 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 आप यहाँ तक सारा का स्क्वायर करके सम करो। ठीक है, तो क्या है इसका सीन, 39 का होल स्क्वायर प्लस 24.1 का होल स्क्वायर, ऐसे 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 करते करते 24.4 का होल स्क्वायर करने के बाद माइनस करना होता है करेक्शन फैक्टर से। ये करने के बाद आप अगर ये करोगे, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये 138.5.91 1385.91। ठीक है, चलिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकल गया। तीसरा क्या है, रो का सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, यहाँ आओ, रो का सम ऑफ स्क्वायर। तो रो का सम क्या है, ये है, इसका स्क्वायर करो और सम करो और उसको करेक्शन फैक्टर से माइनस कर दो, यही तो रो का सम ऑफ स्क्वायर होगा। यानी कि इसका स्क्वायर करो, इन सब का स्क्वायर करो, सम करो और उसको करेक्शन फैक्टर से माइनस कर दो। प्रोसीजर सारा सेम ही है, जो हम लोग पहले फॉलो करते सेम ही है। रो के बेसिस पे निकालना तो उसका स्क्वायर करके करेक्शन फैक्टर से माइनस कर दो, ट्रीटमेंट के बेसिस पे निकालना तो ट्रीटमेंट का स्क्वायर करके करेक्शन फैक्टर से माइनस कर दो, कॉलम के बेसिस पे निकालना तो कॉलम सम ऑफ स्क्वायर निकालना तो कॉलम को का स्क्वायर करके सम करके उसका करेक्शन फैक्टर से माइनस कर दो। तो जितना बेसिस, जितने क्राइटेरिया पे आपको सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, उसका सम का स्क्वायर करके उसको करेक्शन फैक्टर से माइनस करना होता है। ठीक है, तो रो का निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात है उसको डिवाइड करेंगे कॉलम से। तो यहाँ पर 1/5/168.5 उसको ऐसे लिखो। ऐसे ऐसे कर करके प्लस 165.7 का होल स्क्वायर पूरा और उसका करेक्शन फैक्टर से माइनस कर दो। ये जो आएगा इसको हम लोग कहते हैं, इसकी कितना आएगा 74.49। मेरी बात समझना, जैसे हम लोग आरसीबीडी में क्या करते थे कि अगर रेप्लिकेशन है तो उसका ट्रीटमेंट से डिवाइड कर देते थे और ट्रीटमेंट है तो उसका रेप्लिकेशन से डिवाइड कर देते थे। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे करना है, रो है तो उसका कॉलम से डिवाइड करेंगे, कॉलम है तो उसका रो से डिवाइड करेंगे। और आपको मैं बता दूं रो कॉलम सब इसमें सेम ही है, तो सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए तो
हमने रो सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। इसी तरीके से हम लोग कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। फोर्थ क्या निकालेंगे, कॉलम सम ऑफ स्क्वायर। इसका कैसे निकलेगा, सिमिलर है 1/5। अब आप यहाँ देखो, इसमें कॉलम क्या है, ये है। तो ये जो है इसका ये वाला, इसको सम करके जो यहाँ पर टोटल आया ना, ये हुआ रो सम। ठीक है, ये है रो का सम, सॉरी ये है कॉलम का सम। तो कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब वैल्यूज़ को स्क्वायर करके प्लस करके करेक्शन फैक्टर से माइनस करना होगा। इन सब वैल्यू को प्लस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, फिर इसको करेक्शन फैक्टर से माइनस करेंगे। तो ये है इसका। चलिए, इसका वैल्यू कितना है, 170.9 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करते करते लास्ट जो फिफ्थ है वो है आपको 168.8 का होल स्क्वायर। इसको हम करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देंगे तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 44.17। ठीक है, तो ये अब क्या है, लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, फिफ्थ क्या इसमें निकलेगा, और इसमें फिफ्थ निकलेगा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, जिसको कहते हैं SST। देखिए, टोटल वेरिएशन को इसमें कितने कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3, और एरर तो रहता है 4 में। तो कुल मिला के जिस तरीके से अगर इसमें 2 वे रेस्ट्रिक्टेड है या और 3 वे क्लासिफाइड है तो 3 + 1 4 कंपोनेंट हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। अगर 2 वे क्लासिफाइड है तो उसको 3 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ट्रीटमेंट, एप्लीकेशन और एरर में। उसी तरीके से अगर 3 वे क्लासिफाइड है, सॉरी हाँ 3 वे क्लासिफाइड है तो रो, कॉलम और ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर और एरर में हम लोग 4 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि LSD में जो टोटल वेरिएशन है वो रो, कॉलम और ट्रीटमेंट और एरर में डिवाइड होता है। उसी तरह RCBD में ट्रीटमेंट, एप्लीकेशन, एरर में डिवाइड होता है। ठीक है, तो चलिए ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/5। अब क्या ट्रीटमेंट का सम क्या है, ए का सम ये है, ए का जो सारा सम है वो ये है, ए ट्रीटमेंट का सम ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, ई का ये है। तो हम इन सब का स्क्वायर करेंगे और इसका करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। चलिए ये है। अब छठा हम लोग निकालते हैं एरर। एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, एरर सम ऑफ स्क्वायर, जिसको कहते हैं SSE। एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से माइनस करेंगे कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर माइनस रो का सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, ये आ जाएगा एरर। तो इसका ये मस्त फार्मूला है, ये सब जानते हैं हमने आपको पहले से भी बता रखा है कि एरर को निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। हम टोटल में से जितने भी सोर्स ऑफ वेरिएशन है उसको माइनस कर देते हैं तो हमें एरर मिल जाता है। तो अगर इस केस में आप एरर को कैलकुलेट करोगे तो कैसे क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा SS इक्वल टू 320.09। ठीक है, एक बार फिर से रैपिडली समझ लेते हैं कि हमारे पास ये डाटा है। ठीक है, इसको
अब इस टेबल में टू वे क्लासिफाइड है, यानी कि C1 C2 C मतलब कॉलम और रो के बेसिस पे क्लासिफाइड है। इसी डाटा को हम लोगों ने एक और बेसिस पे क्लासीफाई किया, ट्रीटमेंट के बेसिस पे, जिसका टेबल हमें यहाँ दे रखा है। यानी कि टोटली डाटा हमारे पास 3 वे क्लासिफाइड डाटा है। मतलब तीन क्राइटेरिया के आधार पर हमने डाटा को क्लासीफाई करके रखा है, ठीक है। जैसे ये ट्रीटमेंट के बेसिस पे है और ऊपर दोनों रो और कॉलम के बेसिस पे है। इन सारे डाटा को यूज करके हम लोगों ने ये सारे कैलकुलेशन किए, करेक्शन फैक्टर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, रो सम ऑफ स्क्वायर, कॉलम सम ऑफ स्क्वायर और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, और एरर हमने निकाला। अब इसका हम लोग एनोवा टेबल बनाते हैं। एनोवा टेबल, चलिए एनोवा टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ वेरिएशन। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। फिर आएगा अपने पास सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ वैल्यू, ठीक है। चलिए इसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या है, ट्रीटमेंट है, रो है, कॉलम है, एरर है और टोटल। हमने आपको पहले बता रखा है कि ट्रीटमेंट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा, T-1 यानी कि 5-1 यानी कि 4। इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा। इसका क्या होगा, T² -1 यानी कि 25-1 यानी कि 24। 24 में से 12 घटा दो, कितना होगा, 12। तो एरर का सम ऑफ स्क्वायर 12, सॉरी एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 आएगा। हमने ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर यानी कि सम ऑफ स्क्वायर टू ट्रीटमेंट क्या निकाला है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट क्या हमने निकाला है, ये निकाला है 947.14, यही है ना, सॉरी ये यहाँ पे लिखो 947, ठीक है। $947.14। सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, ये यहाँ पे आएगा 947.14, ये निकला है। ये आपके पास आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट 947.14। उसी तरीके से रो का सम ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 74.49 हमने ऊपर निकाला था। कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 44.17। टोटल क्या है, 138.91। और एरर का क्या है, एरर सम ऑफ स्क्वायर क्या है, 320.09, यही है। आई थिंक ये सारा डाटा हमने ऊपर लिख रखा है। आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे करेक्शन फैक्टर को, तो ये आएगा आपके पास 28,506.95, ठीक है। चलिए अब मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड कर दो 4 से तो आ जाएगा। यही होता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन जो 4 होगा। तो ये कितना आएगा, अगर आप ये करोगे तो ये आएगा 236.78 इस केस में। उसी तरीके मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो अगर आप देखोगे तो वो आएगा आपको 18.62। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम देखोगे तो आएगा 11.04।
अब मीन सम ऑफ स्क्वायर रूट एरर देखोगे तो ये आएगा आपको 26.66। अब एफ वैल्यू निकालना है ट्रीटमेंट का, कैसे निकालेगा एफ वैल्यू, सब हमने पहले आपको बता रखा है। सिंपली आप इसको एफ वैल्यू निकालने के लिए एम एस टी अपॉन एम एस ही करना होता है। उसी तरह इसका भी एफ वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, एम एस आर अपॉन एम एस ई, सबको एरर वाले से डिवाइड करना होता है। ठीक है, इसको एम एस सी अपॉन एम एस ई करना होगा, ये 3 करना होगा। ऐसे अगर आप ये करोगे तो वैरायटी का आएगा 8.87। आप सोचो कि इसको इससे डिवाइड करोगे तो आई थिंक लेस देन 1 आएगा, इसमें भी लेस देन 1 आएगा। 11 को 26 से डिवाइड करोगे तो लेस देन 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप अगर एफ वैल्यू देखोगे टेबलेट, आप अगर ये क्या हुआ यार, चलो फिर से लिख लेते हैं, कोई ना। एफ वैल्यू इसका क्या आएगा, अगर आप निकालोगे तो 8.87 आएगा। इसका एफ वैल्यू लेस देन 1 आएगा, इसका एफ वैल्यू लेस देन 1 आएगा। ठीक है चलो, अगर हम इस केस में एफ कैलकुलेटेड ट्रीटमेंट का देखें तो वो ज़्यादा है एफ टेबुलेटेड से। आप एफ टेबुलेटेड आप जाके देखना अल्फ़ा 0.05 पे और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 पे, तो आपको इस वैल्यू से कम नज़र आएगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है। जब ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है तो हम यहाँ पोस्ट हॉक टेस्ट भी लगाएंगे, और हम बता रखे हैं कि आपको पोस्ट हॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं। पोस्ट हॉक टेस्ट के लिए क्या चाहिए होता है भाई, एमएसई चाहिए होगा, जो कि आपको यहाँ से मिल गया, और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता ही है। तो आप इस पर टकी भी लगा सकते हो, एलएसडी भी लगा सकते हो, डीएमआरटी भी लगा सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन पे खुद से प्रैक्टिस के लिए लगा के देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एलएसडी था, लैटिन स्क्वायर डिजाइन सिंपली। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एलएसडी डिज़ाइन को समझाने की कोशिश किया है कि हर एक स्टेप को आराम से समझाऊं, धीरे धीरे समझाऊं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। किसी भी स्टेप में आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, आप कमेंट करो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, तो आप उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर संभव होगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो और कैसा वीडियो लगा, कैसा आपको ये वीडियो समझ में आया, कितने अच्छे से समझ में आया, आप अगर उसके बारे में भी जानकारी कमेंट में दोगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।